हेलो बच्चों, वाइब्रेंट फिजिक्स बाई आशुतोष गुप्ता चैनल में आपका स्वागत। हम क्लास 12 की भौतिक विज्ञान के 7वें चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं और आज पार्ट 3 लेकर हाजिर हुए हैं। इससे पहले हमने बायो सावर्ट का नियम और ओरेस्टेड का प्रयोग सीखा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है लंबे तथा सीधे धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है उस पर हम विचार करेंगे। चलें शुरू करें। तो मैं मान लेता हूं कि ये एक लंबा तथा सीधा धारावाही चालक तार है। मान लिया ये एक लंबा तथा सीधा एक धारावाही चालक तार है जिसका एक सिरा मैंने नाम दिया x, दूसरा सिरा y। और इस चालक तार के कारण d दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। और ये मैंने यहाँ एक बिंदु P लिया है। इस P बिंदु की जो स्थिति है वो तार से लंबवत दूरी स्मॉल d है। इस बिंदु को नाम मैं O डैश दे रहा हूँ। तार में एक धारा प्रवाहित हो रही है जिसे मैं कैपिटल I कह रहा हूँ। तो बात क्या है कि एक XY लंबे तथा सीधे धारावाही चालक तार जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है के कारण तार से लंबवत स्मॉल d दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। और आप जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र की गणना यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास बायो सावर्ट का नियम है जिसे हम काम में लेंगे। तो मैं लिखूं माना किसी लंबे तथा सीधे धारावाही चालक में कैपिटल I धारा प्रवाहित हो रही है तथा तार से लंबवत दूरी स्मॉल d पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। यह हमारा उद्देश्य है। इस उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए हमें बायो तथा सावर्ट के नियम को लगाना होगा। और बायो तथा सावर्ट के नियम को काम में लेने के लिए हमें अल्पांश का चयन करना होगा, क्योंकि बायो सावर्ट का नियम किसी धारावाही अल्पांश के लिए है। तो मैं यहाँ एक धारावाही अल्पांश dl की कल्पना कर लेता हूँ। अल्पांश है मतलब बहुत अल्प है यानी छोटा है। तो ये मैंने एक अल्पांश लिया। अल्पांश a से b छोटा अल्पांश है जिसे नाम दे रहा हूँ dl। और ये अल्पांश कितना दूर है, ये अल्पांश कहाँ है, इस अल्पांश की स्थिति को मैं बताऊं तो इस बिंदु O से ये अल्पांश मान लेता हूं स्मॉल l लंबाई की दूरी पर स्थित है। तो यहां से स्मॉल l लंबाई किस बिंदु तक की होगी उसके लिए मैं ये अल्पांश के एक मध्य बिंदु O की कल्पना कर रहा हूं। और इस मध्य बिंदु O से अल्पांश मध्य बिंदु O से इस O डैश की इस दूरी को मैं स्मॉल l नाम दे रहा हूं। इस अल्पांश के कारण हमें बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करके फिर संपूर्ण तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। किस प्रकार करें तो अल्पांश के लिए चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमें बायो सावर्ट का नियम लगाना होगा। और हमें यह भी पता करना होगा इस अल्पांश से इस बिंदु P की दूरी कितनी है। तो इस दूरी को मैं आपके लिए नाम दे दूं r। ये दूरी
अल्पांश की बिंदु P से दूरी है। जो हमने कल बायो सावर्ट का नियम देखा उसमें ये जाना था कि अल्पांश से उस बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसलिए हमें इस दूरी की भी आवश्यकता होगी। और ये दूरी बिंदु P तथा अल्पांश के मध्य बिंदु की दूरी है, और इस मध्य बिंदु को हमने क्या नाम दिया है बच्चों? O नाम दिया है। तो मैं लिखूं कि चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए बायो सावर्ट के नियम का उपयोग करेंगे। अतः एक अल्पांश O' से L दूरी पर स्थित अल्पांश dl की कल्पना करते हैं। अल्पांश का हमने नाम दिया dl की कल्पना करते हैं, जिसकी बिंदु P से दूरी स्मॉल r है। ये मैंने कल्पना करी। अब आप बायो सावर्ट के नियम को यदि याद करें तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए अल्पांश लिया था, और अल्पांश की ये दूरी के साथ इस कोण पर भी हमने विचार किया था, क्योंकि इस कोण की ज्या के भी समानुपाती होगा। तो वो कोण कौन सा बन रहा है आप इसी से समझें। तो ये कोण ये बन रहा है, ये कोण, इसे मैं नाम दे देता हूं थीटा, या कुछ भी नाम दे दें जो आपके पुस्तक में दिया है। थीटा नाम इसको हमने दे दिया। ये कोण मैं लिख दूं यहां, कोण कौन सा? YOP, कोण YOP बराबर थीटा है। अतः बायो सावर्ट के नियम से, क्या लगेगा नियम? हम जानते हैं कि अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dP इज, चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा? dB इज परिमाण μ0 by 4 pi I dl sin थीटा by r स्क्वायर। ये बायो सावर्ट का नियम है, जिसमें I चालक में प्रवाहित धारा है, dl लिया गया अल्पांश है, r अल्पांश के मध्य बिंदु की बिंदु P से ये दूरी है, और थीटा याद करें अल्पांश तथा अल्पांश के मध्य बिंदु को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण की ज्या है, जिसके समानुपाती है। तो हमने इस अल्पांश के कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र बायो सावर्ट के नियम से प्राप्त कर लिया। लेकिन हमारा उद्देश्य इस संपूर्ण तार के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, और इसके लिए मैं क्या करूंगा कि भिन्न भिन्न अल्पांश लेकर इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करूंगा और उनका फिर योग करूंगा, सदिश योग प्राप्त करूंगा। लेकिन ऐसा करना जटिल होता है, इसलिए हम गणित की एक संक्रिया का उपयोग करते हैं जिसे समाकलन कहते हैं। तो एक अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करके संपूर्ण तार के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम समाकलन का प्रयोग करेंगे। लेकिन इस सूत्र पर यदि हम विचार करें तो इस सूत्र में हमारे पास जो अल्पांश dl है वो कितना लंबाई का है वो क्लियर नहीं है। पहली बात, हमने जो भी सूत्र प्राप्त किए हैं उस सूत्र में कौन कौन सी भौतिक राशि आ रही है वो एकदम स्पष्ट रूप से हमें ज्ञात होनी चाहिए। लेकिन हमें ज्ञात क्या है?
तो हमें ये जानकारी है कि जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है और D दूरी पर स्थित है, ये जानकारी हमें है और थीटा कोण की भी जानकारी है। इसके अलावा हमें कोई जानकारी नहीं है, तो हमें dl की जानकारी नहीं जो हमने माना है। हमें इसी तरह से इस r दूरी की जानकारी नहीं, हमें दी गई दूरी ये d है, बिंदु P की तार से लंबवत दूरी d दी गई है, r हमने यहाँ स्वयं ने मानी है। इसलिए इस फॉर्मूले को थोड़ा व्यवहारिक बनाना होगा और व्यवहारिक बनाना किस प्रकार होगा कि इस dl को और r को इस प्रकार से बदलो कि इसमें जो राशियां हो वो हमें ज्ञात हो, या सीधे शब्दों में कहूं तो इस dl को मुझे और r को मुझे d के पदों में ज्ञात करना होगा, क्योंकि मेरे पास d ही दिया गया है और एक थीटा दिया है, तो मुझे r को d के पदों में ज्ञात करना होगा। और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ थोड़ी सी त्रिकोणमिति का उपयोग करूंगा। त्रिकोणमिति का उपयोग कैसे करूं, तो मैं एक त्रिभुज दिखा रहा हूं आपको, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये लंब दूरी दी थी तो ये लंब है। यहाँ dl तथा r को d के पद में व्यक्त करेंगे और इसके लिए हम त्रिकोणमिति का उपयोग करेंगे। और त्रिभुज ले रहा हूं, त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज पर लागू होती है, तो यहाँ समकोण त्रिभुज है OO'P, त्रिभुज OO'P। अब आप देखिए, मेरे को r को d के पदों में व्यक्त करना है, यानी r और d में संबंध लेना है। मुझे dl और dl को भी d के पदों में व्यक्त करना है। dl मतलब अल्पांश, और अल्पांश लंबाई का अल्पांश है, यानी l और d में संबंध देखना है या l को dl में कन्वर्ट करना है। तो किस प्रकार करेंगे, तो पहले मैं इन दोनों को ले लेता हूं। इससे पहले मुझे ये ज्ञात होना चाहिए कि कोण कितना। जब हम त्रिकोणमिति लगाते हैं तो एक कोण 90 डिग्री होता है और एक कोण हमें ज्ञात होना चाहिए, तो मुझे ये कोण ज्ञात है, क्योंकि ये कोण थीटा माना है, तो ये कोण 180 माइनस थीटा बनेगा, क्योंकि ये एक सरल रेखा है। सरल रेखा का बनने वाले कोणों का योग 180 में से ये थीटा है, तो पीछे बचा वो 180 माइनस थीटा बच गया। आप नोट करें इसे बच्चों। अब थीटा हमने ले लिया, तो मैं r और d पर विचार करूंगा। यहाँ समकोण त्रिभुज में देखें, कोण के सामने की भुजा लंब और 90 के सामने की भुजा कर्ण, तो लंब और कर्ण में एक संबंध देखना है। कोण के सामने लंब और 90 डिग्री के कोण के सामने कर्ण, तो मेरे पास लंब और कर्ण में संबंध है। त्रिभुज OO'P में मैं निकाल रहा हूं लंब और कर्ण में हम जानते हैं साइन थीटा होता है, तो साइन 180 माइनस थीटा इज लंब बटा कर्ण, यानी d बटा r। ये मैंने संबंध निकाल लिया। अब साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, इसे समझने के लिए आपको दो बातें ध्यान होनी चाहिए। हालांकि 11th में आपने पढ़ी होगी, ये चीज मैं बना रहा हूं यहाँ, आप नोट रखें। एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है और 360 डिग्री के कोण को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। 90-90 के हम 4 भाग ले सकते हैं। पहला ये चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, और इसी प्रकार ये थर्ड चतुर्थांश है और ये चौथा चतुर्थांश है। पहला चतुर्थांश 0 से 90 का है, दूसरा 90 के बाद आगे शुरू करके 180 डिग्री तक दूसरा चतुर्थांश है। इसी प्रकार तीसरे और चौथे चतुर्थांश है।
हमें यहाँ ये ध्यान रखना होगा कि पहले चतुर्थांश में कॉन पॉजिटिव, दूसरे में साइन पॉजिटिव, तीसरे में टेन और चौथे में कॉस। इसलिए मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ASTC के नाम से याद रख रहा हूं। यानी जब मैं ये संक्रिया करूंगा तो इस चतुर्थांश में यदि कोई भी हो, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, सारी 6 के 6 अनुपात पॉजिटिव होंगे। लेकिन इसमें केवल साइन और साइन का इनवर्स कोसेक 2 अनुपात पॉजिटिव होंगे, बाकी नेगेटिव होंगे। इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी नेगेटिव होंगे। और इसमें सी मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी के नेगेटिव होंगे। तो हमें सबसे पहले यहाँ पता करना होगा कि ये किस चतुर्थांश में है। तो 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा का मतलब हो गया 90 से ज्यादा और 180 से कम, और इसलिए ये इस दूसरे चतुर्थांश में आएगा। और दूसरे चतुर्थांश में आपने देखा S मतलब साइन पॉजिटिव है, तो पहली बात ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब एक बात आपने नोट कर ली कि किस तरह से हम पॉजिटिव और नेगेटिव देखेंगे। दूसरी बात आपको पता करना है कि साइन 180 माइनस थीटा होगा तो ये साइन थीटा ही रहेगा या बदल जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, 10वीं कक्षा में भी आपने पढ़ाया कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। यदि 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है जिसे हम कॉस थीटा लिखते थे। ये ध्यान रखना है, साइन 90 माइनस थीटा हो या साइन 90 प्लस थीटा हो, कॉस हो जाएगा। यानी 90 प्लस माइनस थीटा होने पर सभी अनुपात परिवर्तित हो जाते हैं। किस तरह से? साइन होता है कॉस में परिवर्तित, कॉस होता है साइन में परिवर्तित, टेन होता है कॉट में परिवर्तित, यानी ये बदल जाते हैं। लेकिन इस प्रकार लिखा है, यदि साइन 180 माइनस थीटा या प्लस थीटा, तो नो चेंज होता है, साइन का साइन ही रहता है। 2 सूत्र हम याद कर रहे हैं जो अभी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देंगे। यदि साइन 180 माइनस या प्लस थीटा है तो साइन ही रहेगा, कॉस 180 प्लस माइनस थीटा है तो कॉस ही रहेगा, टेन 180 प्लस माइनस थीटा है तो टेन थीटा ही रहेगा, यानी टेन बदलेगा नहीं। तो एक तो बात हमने सीखी कि साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा या बदलेगा। ध्यान रखें, 180 प्लस माइनस है तो नहीं बदलेगा और 90 प्लस माइनस है तो बदलेगा। तो यहाँ ये दूसरी बात मुझे पता चली कि साइन है और 180 प्लस माइनस है तो नो चेंज, तो ये साइन का साइन ही बना रहेगा और इसलिए इसको मैंने साइन लिख दिया। तो साइन 180 से क्या निकल के आया मेरे पास? साइन ही आया और थीटा इसलिए साइन 180 माइनस थीटा का मतलब साइन थीटा ही होता है। और आगे d अपॉन r, मुझे बच्चों वैल्यू किसकी चाहिए? मुझे वैल्यू चाहिए स्मॉल r की, तो मैं पक्षांतर करूंगा तो r बराबर d बाई साइन थीटा, और ये बदल के हो जाएगा r बराबर d कोसेक थीटा, क्योंकि 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा होता है। इसे मैं समीकरण नंबर 2 दे देता हूं। तो समीकरण नंबर 1 कौन सी है? ध्यान रखें, ये सूत्र हम समीकरण 1 कह रहे हैं। तो पहली हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हुई, r को हमने d के पदों में व्यक्त कर दिया। अब चलते हैं dl को व्यक्त करने के लिए, और dl को व्यक्त करने के लिए मेरे पास ये लंबाई है l से ही आगे हम dl निकालेंगे। तो l को व्यक्त करना है d में, तो इन दोनों में संबंध देखना होगा l और d में। बच्चों आपने देखा थीटा के सामने, कोण के सामने, और हमारा कोण है 180 माइनस थीटा, तो इसके सामने लंब है, 90 के सामने कर्ण है, ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए जो कि क्या बनेगा? आधार। तो हमें लंब और आधार में संबंध देखना है। आप जानते हैं लंब और आधार में क्या संबंध है? लंब बटा आधार मतलब टेन थीटा, या आधार बटा लंब मतलब कॉट थीटा। तो मैं सरल वाला लेके चलता हूं कि टेन थीटा बराबर, थीटा की जगह क्या है? 180 माइनस थीटा।
हमारा कोण जो है 180 माइनस थीटा है। tan थीटा क्या है? लंब बटा आधार। तो लंब है d और आधार है l, तो d बाई l। अब फिर हम विचार करें क्या, वही दो बातें कि एक तो tan है ये बदलेगा या नहीं, क्योंकि 180 प्लस माइनस होता है तो नो चेंज। तो पहली बात tan का tan ही रहेगा, 180 माइनस तो tan का tan ही रहेगा और थीटा एज इट इज रहेगा। दूसरी बात हमें देखनी है प्लस होगा या माइनस, तो उसे हम एएसटीसी से देखेंगे। क्योंकि 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में आता है और दूसरे चतुर्थांश में आपके केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव हैं, ऑल अदर्स आर नेगेटिव। तो इसलिए ये tan जो है नेगेटिव रहेगा, तो यहाँ ये माइनस का साइन आएगा और बाकी की चीजें एज इट इज d बाई l। हमें l निकालनी है, लंबाई को हम पक्षांतरण करेंगे, l बराबर माइनस d बाई tan थीटा और 1/tan थीटा जो है cot थीटा होता है, ये आप जानते हैं। आप नोट कर ले, मैं चलता हूं आगे। बच्चों यहां मैं लिखूं कि l बराबर d cot थीटा, ये वैल्यू बदल के cot थीटा में आ गई और फिर नेगेटिव साइन। मुझे l के स्थान पर dl चाहिए, तो मैं इसका क्या करूंगा, अवकलन कर दूंगा, क्योंकि dl जो है l का अवकलन है। तो मैं लिखूं दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष? थीटा के सापेक्ष। तो इसको लिखेंगे dl बाई d थीटा इक्वल टू, थीटा के सापेक्ष करेंगे तो dl बाई d थीटा। अब माइनस d क्योंकि कांस्टेंट है, फिक्स है, ये डिस्टेंस बिंदु P जितना दूर है वो फिक्स दूरी है और इसलिए मैं इसको बाहर ही रखूंगा। तो मैं अवकलन करूंगा केवल cot थीटा का। अब यहाँ फिर आपको अवकलन cot थीटा का क्या होता है याद रखना होगा। tan थीटा का अवकलन sec स्क्वायर थीटा, tan थीटा का अवकलन sec स्क्वायर थीटा और cot थीटा का अवकलन माइनस cosec स्क्वायर थीटा होता है। ये आपको दो बातें याद रखनी होगी, 11th में जो आपने पढ़ी है। तो माइनस cosec स्क्वायर थीटा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं dl इक्वल टू प्लस d cosec स्क्वायर थीटा एंड d थीटा उधर ले गया, तो ये मेरे को dl भी प्राप्त हो गया, जिसे मैं समीकरण नंबर 3 दे देता हूं। अब हम इन वैल्यूज को dl की और r की वैल्यूज को समीकरण 1 में रख देंगे। तो मैं रखने की कार्रवाई करूं, आप जब तक नोट करें। बच्चों अब मेरे को केवल समीकरण 2 1 2 3 समीकरण चाहिए, बाकी की चीजें मैं हटा देता हूं। बच्चों आप नोट करते रहेंगे बीच में। अब मैं लिखूं कि समीकरण 1 2 व 3 से तो वैल्यू रखेंगे। समीकरण 1 है dB इक्वल टू म्यू 0 बाई 4 पाई आई एज इट इज एंड dl, और dl की वैल्यू है d cosec स्क्वायर थीटा, d cosec स्क्वायर थीटा एंड d थीटा और अपॉन r स्क्वायर, r एक स्क्वायर है और r की वैल्यू है d cosec थीटा, दैट्स व्हाई होल स्क्वायर और इनटू sin थीटा, ये वाला sin थीटा एज इट इज मैंने ले लिया। अब आप देखें तो इसको आप सरल कर सकते हैं और सरल करने के लिए dB इक्वल टू म्यू 0
I/4 पाई, ये कोसेक स्क्वायर है बच्चों, ये कोसेक स्क्वायर है और ये भी कोसेक होल स्क्वायर है, तो कोसेक स्क्वायर से कोसेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। पहली बात ये d है और ये d स्क्वायर है, एक d कैंसिल हो जाएगा, एक d ऊपर वाला कैंसिल, नीचे वाला रह गया तो रह जाएगा d नीचे, और sin थीटा एज इट इज आ जाएगा। और थीटा कौन सा कोण है जो आपने पहले लिया है। अब हमने इसी फॉर्मूले को, जो कि हमारा ये समीकरण नंबर 1 था, बायो-सावर्ट के नियम से अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया, लेकिन इसमें दिक्कत इन दो पदों में थी तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब आप इस फॉर्मूले को देखें तो इस फॉर्मूले में μ0 है, 4 पाई कांस्टेंट, I धारा ज्ञात है, d ज्ञात है और थीटा भी क्लियर है, और इसलिए ये सूत्र अब बिल्कुल परफेक्ट है जिसे हम यूज कर सकते हैं। अब चूंकि ये अल्पांश के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन हमें संपूर्ण तार के कारण करना है, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग अल्पांश लेकर सभी अल्पांशों के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे और उन सभी चुंबकीय क्षेत्रों का सदिश योग करेंगे। ये तो है कंसेप्ट, लेकिन ये बहुत जटिल प्रक्रिया है ऐसा करना। जैसा मैंने बताया, अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करके उनका सदिश योग प्राप्त करना अत्यंत जटिल है। तो क्या करेंगे, इसमें गणित हमारी मदद करेगी। और गणित कैसे मदद करेगी, तो गणित के अनुसार यदि अल्पांश आप अत्यल्प लेते हैं तो इस प्रक्रिया को समाकलन के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं। सिग्मा के स्थान पर समाकलन लगा सकते हैं। जब हमने बायो-सावर्ट का नियम का अंतिम बिंदु देखा था तो उसमें हमने सिग्मा का प्रयोग किया था, लेकिन सिग्मा के स्थान पर हम समाकलन का भी प्रयोग कर सकते हैं यदि अल्पांश अत्यल्प हो। तो मैं मान के चल रहा हूं कि ये अल्पांश अत्यल्प है, इसलिए मैं संपूर्ण तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए समाकलन करूंगा। तो मैं लिखूं दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करें तो b बराबर, अब समाकलन करेंगे तो db b में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हो गया μ0 I/4 पाई d आउटसाइड एंड साइन थीटा। इस तरह से, क्योंकि समाकलन करेंगे तो कांस्टेंट भौतिक राशियां समाकलन से बाहर रहेंगी। I स्थायी धारा है, d स्थायी दूरी है, तो इसको मैंने बाहर रख लिया। लेकिन समाकलन करता क्या है, समाकलन वही काम करता है जो हम सिग्मा के साथ कर रहे थे, यानी जोड़ करता है, योग करता है। तो हमें ये बताना पड़ेगा कि योग कहां से कहां तक करना है। तो मेरे को x सिरे से लेके y सिरे तक सभी अल्पांशों के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का योग प्राप्त करना है, और इसलिए यहां मुझे सीमाएं बतानी पड़ेंगी। क्योंकि समाकलन के अंदर साइन थीटा आया है, थीटा आया है, इसलिए बताना पड़ेगा कि किस थीटा से किस थीटा तक करना है। लंबाई तो बता नहीं सकते कि इस लंबाई से इस लंबाई तक करना है, क्योंकि जो जोड़ कर रहा है वो समाकलन है, और समाकलन के अंदर साइन थीटा और डी थीटा है। यहाँ बच्चों एक डी थीटा भी बचा हुआ है, साइन थीटा और डी थीटा, जो थीटा के सापेक्ष समाकलन कर रहा है। तो इस सिरे पर कोण कितना, इस सिरे पर कोण कितना, ये निम्नतम बिंदु है, ये उच्चतम बिंदु है, और इसलिए इस बिंदु पर जो कोण बनेगा वो इस समाकलन की निम्न सीमा होगी, और इस बिंदु पर जो कोण बनेगा वो समाकलन की उच्च सीमा होगी। तो हम पहले चेक करते हैं इस बिंदु पर, इस बिंदु को यदि मैं मिलाऊं इस तरह, तो इस बिंदु पर मिलाएं x पर, तो ये कोण बन रहा है, इस कोण को मैं नाम θ1 दे रहा हूं, और इसी प्रकार इस बिंदु को मैं मिला दूं तो ये बिंदु यहां मान लूंगा θ2 कोण बना रहा है। ये कोण जो बन रहा है बच्चों, ये कोण θ2 बन रहा है, और इसलिए मैं यहां
समाकलन की जो सीमाएं होंगी, समाकलन यानी योग कहां से कहां तक करना है, तो मैं बताऊंगा कि थीटा 1 वाली कोण की सीमा से लेकर थीटा 2 वाली कोण की सीमा तक समाकलन करना है। तो मैं लिखूं कि माना से x व y पर कोण थीटा 1 व थीटा 2 है, अतः समाकलन की हम सीमाएं लगा देते हैं। तो मैं लगाता हूं अब समाकलन की सीमा। थोड़ा इस डेरिवेशन में गणित का हमने ज्यादा उपयोग किया है, इसलिए आप सावधानी से सीखते रहें। हालांकि मैंने यहाँ सारी चीजें आपको समझाने की कोशिश करी है। μ0/4πd एज इट इज, और समाकलन, तो समाकलन में सीमा निम्न सीमा और उच्च सीमा, बाकी एज इट इज जैसा था। अब फिर यहाँ एक गणित हमें याद रखनी होगी, ध्यान रखना होगा कि साइन थीटा का समाकलन क्या होता है। और ये याद रखने की बात कि साइन थीटा का समाकलन कॉस थीटा होता है। ये ध्यान रखना होगा कि समाकलन साइन थीटा डी थीटा इज माइनस कॉस थीटा। ध्यान रखें, 11th में भी आपने सीखा है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं b बराबर μ0I/4πd और साइन थीटा का समाकलन हो गया माइनस कॉस थीटा। अब आप देखें, जैसे ही हमने समाकलन किया तो समाकलन का निशान और समाकलन किसके सापेक्ष किया, डी थीटा, ये दोनों गायब हो गए, ये दोनों हटाने हैं। समाकलन का निशान और जिसके साथ समाकलन किया, सापेक्ष समाकलन किया, वो दोनों हट जाएंगे और साइन बदल के हो गया माइनस कॉस, क्योंकि साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा हो गया, तो साइन भी गया, समाकलन का निशान भी गया, जिसके सापेक्ष किया वो भी गया, लेकिन सीमाएं कहीं नहीं गई, सीमाएं अभी तक रहेंगी। और ये सीमाएं इस ब्रैकेट पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट के साथ अटैच हो जाएंगी। ये दोनों सीमाएं इस प्रकार से लिखी जाएंगी, हटेंगी नहीं। हटेंगी कैसे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने पर हटेंगी। तो मैं इसको पहले अपर लिमिट लगाऊंगा, फिर यहाँ माइनस करके लोअर लिमिट लगाऊंगा। तो इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ b इक्वल टू μ0I/4πd, ये वाला माइनस मैं बाहर ले लेता हूँ ताकि कोई और दिक्कत नहीं आए। और अब लिखता हूँ cos थीटा की जगह अपर लिमिट मीन्स थीटा 2, फिर माइनस लगा के फिर cos लोअर लिमिट यानी थीटा 1। इस तरह से सीमाओं को लिखा जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और माइनस वापस अंदर डाल दो तो फिर b बन जाएगा μ0I/4πd एंड cos थीटा 1 माइनस cos ऑफ थीटा 2। ये फाइनली चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर संपूर्ण तार के कारण ज्ञात हो गया। लेकिन यहाँ भी एक छोटी सी दिक्कत है, और दिक्कत क्या कि हमें जो ये कोण ये ज्ञात है, ये सुविधाजनक नहीं है। तो सुविधाजनक कोण कौन से हैं, हमें इस कोण की बजाय ये कोण ज्ञात होता तो ज्यादा सही रहता। इस कोण की जगह हमें ये वाला कोण ज्ञात होता तो ज्यादा सही होता। तो क्या हम बदल सकते हैं, ये हम यहाँ विचार करेंगे। आप नोट करें, मैं साफ करूं फिर बढ़े आगे। हम इसी बात पर फोकस करेंगे कि क्या हम इस कोण को और इस कोण में कोई संबंध देख पाते हैं। तो उसके लिए मैं पहले इस कोण को नाम दे देता हूं φ2 और इस कोण को मैं नाम दे देता हूं φ1। थीटा 1 के सापेक्ष φ1 नाम दे दिया। क्लियर। अब आप देखें कि क्या इस थीटा और फाई में संबंध है, बिल्कुल है, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना, बिल्कुल सही। तो 180 में से ये 90 अकेला है, 90 गया, तो इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होना चाहिए, 90।
तो मैं ये लिख देता हूं कि त्रिभुज ओ डैश एक्स पी में θ1 प्लस φ1 बराबर 90। तो θ1 कितना हो गया 90 माइनस φ1। तो मेरे को θ1 का तो मान मिल गया φ के रूप में। अब मैं इस पर विचार करता हूं, इस त्रिभुज पर विचार करें। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ओ डैश वाई पी में विचार करें। इसको मैं थोड़ा अलग दिखा दूं आपको, यहाँ मिक्स हो रहा है। तो ये रहा ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ओके। ये वाला कोण आपके क्या था θ2 और ये कोण क्या है φ2। अब इस त्रिभुज पर देखें तो ये त्रिभुज की भुजा को आगे बढ़ाने पर ये कोण बना है वो बहिष्ठ कोण है। और एक हम प्रॉपर्टी जानते हैं त्रिभुज की कि किसी त्रिभुज के किसी बहिष्ठ कोण का मान उसके शेष अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, ये जानते हैं हम। तो ये बहिष्ठ कोण किसका है? इसका बहिष्ठ कोण है। प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि बहिष्ठ कोण का मान शेष अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। यानी जिस कोण का ये बहिष्ठ कोण है उस कोण को छोड़ते हुए शेष अंतराभिमुख कोण लें। तो अंतराभिमुख कोण है कौन कौन से? 1, 2 और ये तीसरा 90 है। अब इस बहिष्ठ कोण का मान इस अंतराभिमुख कोण को छोड़ते हुए इन दोनों के बराबर होगा। तो ये है 90, ये है φ2, यानी θ2 का मान 90 प्लस φ2 है, जिसे मैं यहाँ लिख दूं डायरेक्ट कि θ2 बराबर 90 प्लस φ2। और ये भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब मैं इस cos थीटा और इनके वैल्यू रख दूंगा θ1 और θ2 की। अतः समीकरण 4 में मान रखने पर, यानी 4 से इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 दे देता हूं। अब b बराबर बना μ0I बाई 4πd, ओके, एंड ब्रैकेट cos θ1 and θ1 is 90 minus φ1, okay, cos θ1 minus cos θ2, then minus cos θ2 and θ2 is 90 plus φ2, clear, and bracket close। अब फिर हम इनकी वैल्यू ढूंढेंगे। आप फिर नोट कर लें। टॉपिक बड़ा नहीं है, टॉपिक छोटा है, लेकिन हमें जो कि इसकी गणितीय जो कैलकुलेशन है उसको समझने में समय लगता है, इसलिए क्लास थोड़ी बड़ी हो रही है। अब फिर आप विचार करें cos 90 माइनस थीटा क्या होगा। तो पहली बात, दो चीजें आप विचार करनी होगी, एक तो चिन्ह बदलेगा या नहीं और एक अनुपात बदलेगा या नहीं। तो चिन्ह देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है? चतुर्थांश देखकर ASTC देखना पड़ता है। तो ये cos इस वैल्यू को देख रहा हूं, तो इसमें 90 माइनस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी प्रथम चतुर्थांश में है, और प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होता है। तो cos 90 माइनस φ1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहाँ cos 90 माइनस φ1 को पहले मैंने देखा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। दूसरा देखो अनुपात बदलेगा या नहीं। तो अभी मैंने आपको सिखाया यदि 90 प्लस माइनस हो तो बदलेगा, 180 प्लस माइनस है तो नहीं बदलेगा। तो 90 प्लस माइनस है ये तो बदलेगा। क्या बदलेगा? साइन का कॉस, कॉस का साइन। तो कॉस है तो क्या हो जाएगा? साइन, और बाकी कोण एज इट इज। कॉस 90 माइनस को तो हमने क्या लिख दिया? साइन, और बाकी फाई है जैसे कि जैसे आ गया। अब आ जाओ इसमें cos 90 प्लस थीटा, तो यहाँ cos 90 प्लस φ2। फिर दो ही बातें विचार करें, एक चिन्ह बदलेगा या नहीं और एक अनुपात बदलेगा या नहीं। और चिन्ह को देखने के लिए हम ASTC से देखते हैं। तो पहले देखें कौन से चतुर्थांश में है, 90 से आगे, 180 से कम। दूसरे में, तो दूसरे में साइन ओनली पॉजिटिव, साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, ऑल अदर्स नेगेटिव। तो यहाँ पर कॉस है तो पहली बात क्या आ गया? नेगेटिव, माइनस साइन। अब
90 प्लस है तो बदलेगा, 90 प्लस माइनस थीटा हो तो बदलेगा। कॉस किस में बदलेगा? साइन में। तो फिर यहाँ आ जाएगा साइन। तो कॉस 90 प्लस है इसलिए ये साइन हो गया और फाइव एज इट इज। आते हैं हम b को इस प्रकार लिख सकते हैं, b बराबर दिस b। ओके, म्यू 0 i बाई 4 पाई d एंड ब्रैकेट cos 90 minus phi 1 will be sin phi 1 and plus cos 90 plus phi 2 is, यहाँ चिन्ह कौन सा है पहले देख लो, सावधानी रखनी है। यहाँ माइनस है तो मैं ये माइनस ले रहा हूँ, लेकिन cos 90 plus phi 2 इज माइनस sin phi 2, तो माइनस फिर आएगा तो ये क्या बन जाएगा? प्लस sin phi 2। This is the required answer of magnetic field due to a current carrying straight conductor। सीधे लंबे धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान, ये चुंबकीय क्षेत्र का मान है जो हमने ज्ञात किया। आप नोट करें, इसके कुछ मुख्य मुख्य बिंदु हैं जिसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। फाइनल फॉर्मूला आपको याद रखना है कि फाइनल फॉर्मूला जो है वो है म्यू 0 i बाई 4 पाई एंड साइन ऑफ बच्चों फाई 1 और साइन फाई 2। तो ये टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक की ओर, और अगला टॉपिक है यदि ये तार अनंत लंबाई का हो। पहला टॉपिक क्लियर हो गया, इसमें अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण या चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब कल्पना करें कि ये तार अनंत लंबाई का है, तार वही, टॉपिक बिल्कुल वही, लेकिन लंबाई इसकी जो है अनंत। अब यदि अनंत हो तो क्या बदलाव होगा? उससे पहले हम देखेंगे हमारा जो फॉर्मूला है किसी तार के कारण किसी डी दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, उसमें क्या क्या मुख्य बातें। एक तो धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, ओके। एक डी कितनी है, फिक्स। तो डी तो जो दूरी है जिस बिंदु पर ज्ञात करना उसकी दूरी फिक्स रहेगी, धारा बह रही है वो फिक्स रहेगी, यानी ये परिवर्तन नहीं करेंगे। तो परिवर्तन कौन करेगा? फाई 1 एंड फाई 2। अगर तार लंबा होता है या छोटा होता है तो ये दोनों कोण बदलते हैं, ये कोण बदलेगा, ये कोण बदलेगा। आप सोचें, अगर ये बिंदु में नजदीक लाऊं तो आप कल्पना कर सकते हैं कि फाई 2 कम होगा। यदि ये बिंदु नजदीक लाऊं तो आप फिर कल्पना कर सकते हैं कि ये कोण कम होगा। ये कोण, अभी ये कोण है, अगर मैं बिंदु यहाँ ले आऊं तो ये दूरी ऐसे आ जाएगी तो कोण कम हो जाएगा। लेकिन यदि दूरी बढ़ाता जाऊं, इसके विपरीत मैं सोचता हूं दूरी बढ़ाता जाऊं, तो दूरी बढ़ाता जाऊं तो आप देखेंगे कि ये कोण बढ़ गया, और दूरी बढ़ाऊं तो और बढ़ गया, और दूरी बढ़ाऊं तो और बढ़ गया। और यहाँ ध्यान रखना होगा कि हम दूरी इसकी बढ़ाकर अनंत करें, अनंत लंबाई की करें तो बढ़ के अधिकतम ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा, 90 से ज्यादा नहीं होगा। यानी अनंत लंबाई का होने पर ये कोण जो हम फाई 1 ले रहे हैं या फाई 2 उसको भी अनंत पे ले जाएं तो ये कोण बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री तक हो सकता है। इसलिए इस शर्त में यदि अनंत लंबाई का सीधा धारावाही तार है तो कोण फाई 1 एंड फाई 2 90 हो जाएंगे। तो बच्चों मैं यहां पर लिखूं, हम जानते हैं लंबे तथा सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? इट इज, याद किया हुआ अपना, म्यू 0 i बाई 4 पाई d एंड साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अब ये फाई 1 और फाई 2 ये कौन है, आप ये ध्यान रखें। अनंत लंबाई के तार होने पर अनंत लंबाई
का तार होने पर φ1 equal to φ2 both will be 90 डिग्री, 90 डिग्री के हो जाएंगे। और यहाँ मैं मान रख दूंगा, तो मान रख दूंगा तो क्या बनेगा, अतः d बराबर μ0I/4πd एंड साइन 90 प्लस साइन 90। आप जानते हैं साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 और 1 2 हो गया, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया b बराबर μ0I/4πd की जगह 2πd हो जाएगा। तो ये अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र है। अब बच्चों इसमें कुछ बिंदु और हैं, आप नोट कर लें पहले, उन बिंदुओं पर भी हम चर्चा करेंगे। अब मैं देखूं कि तार के एक सिरे से, पहला बिंदु मान इसको दे दूं मैं, तार के एक सिरे से लंबवत दूरी d दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र यदि अनंत लंबाई का है, तो अनंत लंबाई का है, लंबाई अनंत रखी है, और बिंदु P जो है वो तार के एक सिरे पर स्थित है। कहाँ है स्थित? ये बिंदु P, ये तार का सिरा मानो, तो इस सिरे पर भी यहाँ बिंदु P स्थित है। अब सोचें कि कोण जो कि अनंत लंबाई का है, तो φ2 तो जो कोण बनेगा अनंत लंबाई है इधर, तो ये φ2 तो 90 ही बनेगा। तो यहाँ φ2 जो है 90 ही रहेगा, लेकिन φ1 अगर यहाँ थोड़ी सी भी दूरी होती तो कुछ कोण होता, लेकिन है नहीं, तो ये कोण भी नहीं है, यानी φ1 की वैल्यू 0 है। और उस स्थिति में हम फिर इसी फॉर्मूले पर आए, तो b बराबर μ0I/4πd साइन 0 प्लस साइन 90। φ1 0 रख दिया और ये 90 रख दिया, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होगी और साइन 90 की वैल्यू 1, और इसलिए b बराबर μ0I/4πd होगी। ये है एक सिरे पर। अब हम एक ही सिरे पर फिर विचार करें, लेकिन तार को अनंत लंबाई का नहीं मानकर परिमित लंबाई का मान लें, तो मैं आऊं, आप नोट करते रहे बच्चों। मैं लिखूं यदि तार परिमित l लंबाई का है, तो एक सिरे पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। अब हम ये मान रहे हैं कि एक सिरे पर स्थित है। फिर से आप विचार करें। अब मैं इस चित्र को, आप चित्र नोट कर चुके होंगे, अब मैं मान लेता हूं बच्चों, फिर से दूसरा चित्र दे दूं आपको, कि ये एक l लंबाई का तार है, ओके, और इसका ये सिरा है, ये सिरा है, फिक्स लंबाई है l, परिमित लंबाई है, और इसके एक सिरे से स्मॉल d दूरी पर बिंदु P स्थित है। अब आपको इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना, तो परिमित लंबाई का है l, और ये कोण अब 90 डिग्री तो बनेगा नहीं बच्चों, अब ये कोण तो 90 डिग्री का होगा नहीं, क्योंकि ये लंबाई जो है परिमित है। तो इस कोण का नाम अपन ने क्या रख रखा है, φ2।
यहाँ φ1 क्या है 0, मैं लिखूं यहाँ φ1 बराबर 0 है। तो ये कैसे बदलेगा, अतः b बराबर μ0 I बाई 4 पाई d साइन 0 प्लस साइन φ2। ओके, φ1 0 और φ2 तो है जैसा है। अब यहाँ जो ये साइन φ2 बना है, हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ साइन थीटा क्या होता है, आप जानते हैं साइन थीटा का मान लंब बटा कर्ण होता है। तो ये φ2 कौन है, ये लंब है, तो लंब कैपिटल L बटा कर्ण, ये कर्ण है, 90 के सामने कर्ण है, ये 90 है, ये कर्ण है। और इसका मान हम बोधायन प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं, और जो कि होगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का वर्गमूल, दैट इज L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का रूट L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो ये मैं यहाँ रखूँ रूट L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ये साइन φ2 की वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू 0 है, नोट करें बच्चों। तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा, b बराबर μ0 I बाई 4 पाई d, ये तो रख दिया है, इसकी वैल्यू 0 और साइन φ2 जो है L अपॉन रूट L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर I। ये है परिमित लंबाई के तार के एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। एक स्थिति और बनती है, यदि बिंदु P यदि परिमित लंबाई के तार के मध्य बिंदु से लंबवत दूरी D पर बिंदु P स्थित है। इस तरह की चित्र आप नोट करें। अब मैं मध्य बिंदु पर बिंदु B ले रहा हूं, तो ये मान लेता हूं इसका मध्य बिंदु है, और ये मध्य बिंदु पर यहाँ D दूरी पर कोई बिंदु P है। अब ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है तो जितनी दूरी पर ये बिंदु है इससे उतनी दूरी पर ये x है। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि इस प्रकार लेने से ये जो कोण बनेंगे ये कोण बराबर हो जाएंगे। ये कोण इतना ही फर्क आएगा। मध्य बिंदु पर अगर है ये अनंत लंबाई नहीं है, परिमित लंबाई है, तो ये कोण बराबर हो जाएंगे, φ1 एंड φ2 बराबर हो जाएंगे और दोनों ही फाई हो जाएंगे। अतः हम लिख सकते हैं φ1 बराबर φ2 बराबर फाई। अतः b बराबर μ0 I बाई 4 पाई d एंड साइन φ1 प्लस साइन φ2। तो इसलिए मैंने दोनों ही फाई लिख दिया। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, b बराबर μ0 I बाई 4 पाई d इंटू 2 साइन φ, ये हो गया 2 साइन φ, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया b बराबर μ0 I बाई 2 पाई d एंड साइन φ, 2 से 2 कैंसिल। तो ये है टॉपिक वही था, उसमें विभिन्न हमने बिंदु देखे। लंबे तथा सीधे धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, दैट इज μ0 I बाई 4 पाई d इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये मेन फॉर्मूला है। अब हमने इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार किया, और महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे, यदि तार अनंत लंबाई का है, तार के एक सिरे पर अनंत लंबाई का होने पर, परिमित लंबाई का होने पर,
और तार के मध्य बिंदु से लंबवत दूरी पर परिमित होने पर, अनंत होने पर फिर वही स्थिति आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगा। फाई 1, फाई एंड फाई, यदि अनंत लंबाई का ले लो अभी इसको, तो फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री, और 90 आते ही साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और फिर ये 2 पाई डी वाला फॉर्मूला वही आएगा जो अनंत लंबाई का था। तो ये काफी बड़ा टॉपिक था, लगभग 50 मिनट से ज्यादा क्लास हुई। तो आज इतना ही, पार्ट 3 कंप्लीट। कल मैं फिर आपको चौथा पार्ट लेकर आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू।